हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं मुनफिद खान आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्त, मैं आपका मैथ्स ट्यूटर और हम लोग आज की क्लास में डिस्कस करेंगे हमारे मैथ्स का जो सिलेबस है उसके बारे में कि कंप्लीट मैथ्स में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना होता है। जैसा कि आप सभी भाई जानते हो, हमारी कंप्लीट मैथ्स के दो पोर्शन होते हैं। पहला पोर्शन अर्थमेटिक मैथ्स का होता है और दूसरा पोर्शन हमारा एडवांस मैथ्स का होता है। तो इन दोनों पोर्शन में हमें कितने टॉपिक पढ़ने हैं, क्या क्या हमें पढ़ना है, क्या हमारी सही रणनीति होनी चाहिए, तो इन सब चीज़ों के बारे में हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस बैच में, ये हमारा जो मैथ स्पेशल बैच है, इस बैच में हम लोग बात करेंगे दोस्तों बिल्कुल बेसिक से चीज़ों की शुरुआत हम लोग करेंगे। बेसिक से हम लोग हाई लेवल, एडवांस लेवल तक की चीज़ों तक जाएंगे। आपका ऑलमोस्ट हम लोग सभी एग्जाम को कवर करके चलेंगे। बेसिक से एकदम एडवांस लेवल, हाई लेवल तक हम चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोग बहुत ज़्यादा बात करेंगे, क्योंकि देखो मेन चीज़ कॉन्सेप्ट होता है। बहुत सारे बालक ध्यान देते हैं ट्रिक्स के ऊपर, बट ट्रिक्स की प्रायोरिटी को हम सबसे लास्ट में रखेंगे। कुछ चीज़ों की ट्रिक्स हमें पता भी होना चाहिए, क्योंकि मेन जो चीज़ हमारी होती है एग्जाम में, हम लोग जब भी बात करते हैं मेरे भाइयों, तो मेन चीज़ होता है हमारा टाइम मैनेजमेंट। किसी भी कंपटीशन एग्जाम में जिसमें आपका मैथ्स आता है, उस एग्जाम में जो सबसे मेन चीज़ होती है वो हमारा टाइम मैनेजमेंट होता है। हमें टाइम को मैनेज करना है, कम समय में किस तरीके से क्वेश्चंस हम लोगों को करने हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हमें जानना है। तो देखो, इन सब चीज़ों के बारे में आप अगर कंप्लीट पेपर अटेम्प्ट करना चाहते हो, देखो 100% पेपर अगर हम लोग अटेम्प्ट करना चाहते हैं और 100% एक्यूरेसी के साथ, देखो पेपर तो अटेम्प्ट कोई भी कर लेगा, लेकिन बात सारी एक्यूरेसी की होती है। आप सभी लोग जानते हो भाई हमारे सही कितने हैं, ये भी तो है ना। आपने क्वेश्चन तो कर दिए, मान लो 20 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए, आपने 20 में से 20 क्वेश्चन कर दिए, बाद में आंसर की देखिए, आपको पता लगा कि छोटी छोटी आपने सिली मिस्टेक्स की हैं, उनमें से 14 ही क्वेश्चन सही निकले। ऐसा कई बार आप लोगों के साथ हुआ भी होगा। बट इन चीज़ों के बारे में हमें काम करना है, तो उसके लिए हमें तीनों चीज़ों के बारे में बात करनी होगी। हम लोगों को बेसिक के बारे में बात करना होगा कि क्या हमारा बेसिक रहने वाला है, कि कोई भी क्वेश्चन है उसका बेसिक अप्रोच क्या है। बेसिक अप्रोच का मतलब ये होता है कि जब अपन 10th तक पढ़ते थे तो वहां पे अपन बेसिक अप्रोच यूज में लेते थे। हालांकि आज कंपटीशन लेवल में हम उन चीज़ों को यूज में नहीं ले सकते, लेकिन हाँ, मैं आपको बताना चाहूंगा कि बेसिक से किसी सवाल को करने में अगर हम 5 लाइन लिख रहे हैं, बेसिक से किसी सवाल को करने में अगर हम 5 लाइन लिख रहे हैं, तो ये मत समझो कि वो सवाल 5 लाइन का ही है मेरे भाई। आप लोग स्टेप काटना सीखोगे। भाई हर स्टेप को लिखना अब जरूरी नहीं है, हर स्टेप को लिखना जरूरी नहीं है। आप बेसिक से सवाल करके बीच में से 3 स्टेप कट कर सकते हो। सवाल आप बेसिक से ही करो, लेकिन बीच में से आप ये 3 लाइन कट कर सकते हो और 2 लाइनों में आपके सवाल का उत्तर आ जाएगा। बेसिक भी यूज हो गया, सवाल का आंसर भी आ गया। बेसिक से सवालों को करने का फायदा ये होता है कि आप 100% क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे और 100% एक्यूरेसी के साथ कर पाओगे। बेसिक से अगर आप लोग सवाल करोगे तो। बेसिक के बाद हम लोग बात करें कॉन्सेप्ट की। देखो दोस्त, कंसेप्ट बिल्ड करना हमारा मेन मकसद रहेगा। हमें कंसेप्ट बिल्ड करना है। भाई देखो, आप भी जानते हो कि मान लो आज मैं आप लोगों को यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ। मैंने आप लोगों को मान लो अपना पहला अर्थमेटिक का टॉपिक परसेंटेज पढ़ाया। परसेंटेज में मैंने आप लोगों के सामने क्वेश्चंस लिए, मैंने मान लो आपको 250 क्वेश्चन करा दिए, 300 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए। तो क्या ऐसा हो सकता है कि उन 300 क्वेश्चनों के अलावा आपको कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा? आप मार्केट में बहुत सारी किताबें आती है, आप किसी भी किताब को उठा के देखोगे, परसेंटेज के 500 600 700 सवाल आपको मिल जाएंगे। तो बात ये होती है कि कंसेप्ट कैसे हम लोग क्लियर करें कि किसी भी प्रकार का सवाल आ जाए, हमारे सामने कोई नया क्वेश्चन आ जाए, तो हमें ये लगना नहीं चाहिए कि ये नया क्वेश्चन है। हमें लगना चाहिए कि हाँ, ये चीज मैं पढ़ चुका हूं, उसको बस सोल्व करो, ये हमें लगना चाहिए। तो इन चीज़ों के बारे में हम लोगों को काम करना है, इन चीज़ों को हम लोगों को सीखना है। तो बेसिक पे हम लोग काम करेंगे, कंसेप्ट बिल्ड पे हम लोग काम करेंगे। मेन फोकस हमारा कंसेप्ट पे रहेगा कि नया सवाल आए तो क्या करना है। इस प्रकार का सवाल आ गया, इस प्रकार से हमें सॉल्यूशन करना है। लेकिन मुद्दा क्या है? मुद्दा यह है कि नया क्वेश्चन अगर आएगा तो नए क्वेश्चन के साथ कैसे डील करनी है, उस क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है, मुद्दा हमारा ये रहेगा। तो वो हमारा तभी कारगर हो पाएगा जब हम कंसेप्ट पे काम करेंगे मेरे भाई। तो कंसेप्ट पे अपने को काम करना है बहुत ज्यादा तरीके से। बात आती है ट्रिक्स की, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कई बार क्या होता है, बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं जो टाइम टेकिंग होते हैं। अगर आप उनको सोल्व करोगे बहुत टाइम लगेगा। टाइम टेकिंग, बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं मेरे भाइयों जो टाइम टेकिंग होते हैं। अगर आप उन सवालों को हल करने का प्रयास करोगे आपको बहुत सारा टाइम लगेगा। तो क्या होता है कि कुछ क्वेश्चनों के लिए, कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चनों के लिए, आप सभी भाई जानते हो प्रत्येक सवाल में आप ट्रिक यूज नहीं कर सकते।
ये बात आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हो। लेकिन कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनमें हम लोग ट्रिक्स यूज कर सकते हैं। तो प्रत्येक क्वेश्चन में ट्रिक यूज नहीं की जाएगी, पहला मुद्दा तो ये हो गया। लेकिन जिन सवालों में हम लोग ट्रिक यूज कर सकते हैं, उन सवालों का पैटर्न क्या रहने वाला है, उनको अपन अलग बिल्ड करेंगे कि भाई ये सवाल है, इनमें हम ये तरीका लगा सकते हैं। अगर ये तरीका लगाएंगे तो उत्तर 40 सेकंड की बजाय 10 सेकंड में आ जाएगा। काम सारे करने पड़ेंगे, मेहनत पूरी करनी पड़ेगी। अगर पूरे में से पूरे नंबर आपको लाने हैं, 100 आउट ऑफ 100 स्कोर आपको करना है, तो आपको पूरी मेहनत करनी पड़ेगी। आपको बेसिक पे काम करना पड़ेगा, आपको कंसेप्ट पे काम करना पड़ेगा, आपको ट्रिक्स पे काम करना पड़ेगा, आपको चीजों को याद रखना पड़ेगा, कुछ चीजों को रटना तक पड़ेगा। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं। लेकिन देखो, हम अपने मैथ्स के कोर्स के बारे में जो बात करेंगे, आप लोगों को मैं यूनिक चीज सिखाऊंगा। बिल्कुल हर चीज को विद लॉजिक सिखाऊंगा मैं आप लोगों को कि भाई क्या लॉजिक रहता है किसी भी चीज का। मैथ्स में 2 और 2 4 होते हैं तो क्यों होते हैं, इसका लॉजिक है। ये 5 क्यों नहीं होते, इसका लॉजिक है मेरे भाई। तो हर चीज का लॉजिक होता है। जो स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि मैथ्स तो बहुत कठिन सा सब्जेक्ट है, या दिक्कत क्या आती है, देखो मेन दिक्कत क्या आती है हमारे सामने, दिक्कत ये आती है कि हमने कभी गणित को उस तरीके से जाना ही नहीं जिस तरीके से जानना चाहिए था। मैं तो एक बात जानता हूं कि अगर आज आप लोगों में से किसी स्टूडेंट्स को मैथ्स नहीं आती है ना, तो ये आपका दोष नहीं है, ये आपके 10th क्लास तक के जो टीचरों ने आपको पढ़ाया है ना, ये उनका दोष है दोस्त। मैं तो एक छोटी सी बात जानता हूँ, उन्होंने उस तरीके से नहीं सिखाया जिस तरीके से सिखाना चाहिए था। उस टाइम पे वो हम लोगों को डराते थे, डरा के काम चलता था, और हम चीजों को रट्टा मारते थे। हमने कभी चीजों को समझने का प्रयास ही नहीं किया। बट ऐसा नहीं है, हम प्रत्येक चीज को समझ सकते हैं, बहुत आसान तरीके से समझ सकते हैं। बस उसी चीज पे हम लोगों को काम करना है। ठीक है मेरे भाई, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं चीजों के बारे में। मैं आपको बताऊंगा, मैं आपसे ये वादा करता हूं, ये मेरा वादा है कि आपका जो स्कोर होगा 100 आउट ऑफ 100 होगा। और मेरा ये भी आप लोगों से वादा है कि जो मैंने पढ़ा दिया उससे बाहर एग्जाम में कुछ जाएगा नहीं। मेरा वादा है 100%, ये मैं आप लोगों से दावा कर रहा हूं। ये मुझे एक्सपीरियंस है, पिछले 8 साल से मैं इस फील्ड में काम कर रहा हूं। तो ये मेरा वो एक्सपीरियंस है। मैंने आप लोगों के लिए जो कंटेंट तैयार किया है, उस कंटेंट के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के सारे क्वेश्चंस हम लोग सोल्व करेंगे। उसके अलावा नए क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं उनके बारे में बात करेंगे। और जो क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होते हैं ना, सेम डाटा के साथ लगातार एग्जाम में फिर से क्वेश्चन आ गया, सेम डाटा के साथ लगातार क्वेश्चन आ गया, तो एक ऐसा क्वेश्चन है जो अलग अलग एग्जाम में कम से कम 20 बार आया हुआ है, तो हमने उस क्वेश्चन को लिया है कि भाई ये सेम डाटा के साथ रिपीट होने के चांसेस हैं। मैं आपको बताऊंगा दिस इज ए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये हमारे पास इस एग्जाम में आया हुआ है, इस एग्जाम में आया हुआ है, इस एग्जाम में आया हुआ है, सेम डाटा के साथ। डाटा इसका रिपीट होगा, आगे भी क्वेश्चन आएगा तो रिपीट होगा। तो भाई इस तरीके से सीधा याद कर लो। बात करेंगे दोस्त, ठीक है। देखो जैसा कि मैं आपको बता रहा था अभी, सबसे पहले बेसिक टू एडवांस लेवल हम लोग फोकस करेंगे मेरे भाई। हमारी अप्रोच रहेगी बिल्कुल बेसिक टू एडवांस लेवल हम लोग बात करेंगे। बिल्कुल मैं ये समझता हूं कि आप जीरो हैं, आपको कुछ नहीं आता, ये समझ के मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। मैं ये नहीं सोचूंगा कि हाँ ये तो आपको आता होगा, चलो ये तो आप समझ ही गए होंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। किसी भाई को आता है बहुत अच्छी बात है, उसके लिए हमारे पास हाई लेवल की चीजें हैं। अगर आप लोगों को कुछ आता है, बेसिक आपका क्लियर है, तो ये बहुत खुशी की बात है। आप लोगों के लिए मेरे पास बहुत सारी चीजें हाई लेवल की हैं जिनको मैं बहुत अच्छे से आप लोगों को समझाऊंगा। ठीक है, रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच के बारे में हम काम करेंगे। देखो क्वेश्चन, देखो मैथ्स पढ़ना, पढ़ाना और सिखाना, इनमें बहुत फर्क होता है। हम गणित को सीखेंगे मेरे भाई, हम गणित को सीखने का प्रयास करेंगे कि भाई किस तरीके से इसको सीखा जा सकता है। पढ़ना पढ़ाना बात नहीं है, पढ़ते तो आप बहुत सारी चीजें हो, लेकिन क्या आपको सारी चीजें याद है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो इस चीज पे हम लोग काम करेंगे। रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच, हम अपना रिजल्ट 100% देना चाहेंगे, ये आप लोगों से वादा रहेगा। हम इतनी मेहनत आप लोगों के लिए करने के लिए तैयार हैं कि 100% रिजल्ट दो। मेरा कोर्स या हमारे कहने से आप इस कोर्स में जो भी एनरोल कर रहे हैं या जो भी आप लोग यहाँ पे काम करोगे, जो भी इन चीजों को पढ़ाया जाएगा, उनको आप 100% काम के साथ पढ़ोगे, लगन के साथ पढ़ोगे, मेहनत के साथ पढ़ोगे। मैं वादा करूंगा इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। बहुत मजा आप लोगों को आने वाला है, वो आप लोगों को पता लग जाएगा स्टार्टिंग की क्लासेस से। देखो क्लास ड्यूरेशन जो हमारा रहेगा, क्लास ड्यूरेशन की अगर अपन बात करें तो लगभग 50 से 70 मिनट के बीच में हमारा क्लास ड्यूरेशन रहेगा। ये मान लीजिए 1 घंटे की क्लास लगभग अपनी होगी, रेगुलर क्लास 1 घंटे की क्लास हमारी रहेगी। अब वो 70 मिनट तक जा सकती है, कोई क्लास 55 मिनट भी हो सकती है, 65 मिनट भी हो सकती है, क्योंकि मैं मानता हूं कि 1 घंटे की क्लास सफिशिएंट होती है। जैसे हमारी क्लास का ड्यूरेशन अगर 1 घंटे से ज्यादा जाता है, मान लो 2 घंटे जाता है, तो उसमें बोरियत सा लगता है, थोड़ा सा लगातार कंटिन्यूटी ऑनलाइन में बना पाना थोड़ा मुश्किल होता है।
तो इस वजह से क्लास का ड्यूरेशन जो है हम लोग क्या रखेंगे 50 to 70 मिनट रखेंगे। उसके बाद बात करते हैं अपन पीडीएफ एंड डीपीपी अवेलेबल। देखो अपनी एक बहुत अच्छी खास बात यहाँ पे रहेगी डीपीपी। डीपीपी का मतलब होता है डेली प्रैक्टिस पेपर। ये आप लोगों को ऐप में प्रोवाइड करवाया जाएगा। भाई आप प्रैक्टिस, देखो ये चीज मैं सबसे महत्वपूर्ण मानता हूं। आपने क्या सीखा इसका आकलन कब होगा? इसका आकलन जब होगा जब आपको पता लगेगा पेपर देके कि भाई मैं कितनी चीजों को ठीक कर पा रहा हूं, कितनी चीजों को मैं ठीक नहीं कर पा रहा हूं। तो इसका आकलन कैसे होगा? इसका आकलन तभी हम लोग कर पाएंगे जब हम लोग एग्जाम देंगे, पेपर देंगे। तो हमारा सबसे जो बेस्ट चीज है ना, हमारी यहाँ की सबसे जो बेस्ट चीज आपको मिलेगी वो मिलेगी मेरे भाई डीपीपी, डेली प्रैक्टिस पेपर। ये आप लोगों को ऐप में हम लोग प्रोवाइड करवाएंगे। पीडीएफ की बात मैं करता हूं, पीडीएफ नोट्सों की अगर मैं बात करता हूं तो जो मैं क्लास में यहां पे पढ़ाऊंगा ना, एज इट इज बोर्ड में से वो सेम पीडीएफ आपको ऐप में मिल जाएगी। जैसे आप लोग उतारना चाहते हो, मान लो क्लास के साथ साथ आप उतारना नहीं चाहते, आप बाद में नोट करना चाहते हो चीजों को, तो उसके लिए अलग से पेज मिलेगा आपको। उस क्लास की पीडीएफ आप लोगों को मिलेगी बैच में। आप वो पीडीएफ डाउनलोड करके अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हो। आपको नोट्स बनाने हैं, बहुत प्यारे नोट्स आपको बनाने हैं। जितने अच्छे नोट्स बनाओगे उनको उतना ही अच्छा पढ़ने का मन करेगा। आप बहुत बेहतर तरीके से जानते हो, सुंदर चीजों को देखने का ज्यादा मन करता है। ये बात बहुत अच्छे तरीके से आप जानते हो। तो जितने सुंदर आप नोट्स पढ़ाओगे, नोट्स बनाओगे, उतने ही ज्यादा उनको पढ़ने का आपका मन करेगा। ये ध्यान रखना है। उसके बाद पीडीएफ ऑफ प्रैक्टिस बुक, मतलब जितने भी क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवाऊंगा उन क्वेश्चंस की सारी प्रैक्टिस बुक आपको ऐप में प्रोवाइड कराई जाएगी। उसको आप अपने घर बैठे निकाल सकते हो, प्रिंट आउट ले सकते हो, प्रिंट आउट के साथ आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। ऑल क्लियर? चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे। भाई मैंने आपको बताया मैथ्स के हमारे दो पार्ट होंगे, दो सेगमेंट होंगे। तो दो सेगमेंट कौन कौन से हैं हमारे? एक तो हमारा अर्थमेटिक मैथ्स हो गया और एक हमारा कौन सा मैथ्स हो गया भाइयों? एडवांस मैथ्स हो गया। ठीक है मेरे भाई, किसी भी कंपटीशन की मैथ्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो दो सेगमेंट में मैथ्स को बांटा जाता है। अर्थमेटिक मैथ्स होता है और दूसरा कौन सा होता है? एडवांस मैथ्स होता है। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि अर्थमेटिक मैथ्स में हम किन किन चीजों को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है भाई, देखो भाई ध्यान देंगे। अर्थमेटिक मैथ्स सबसे पहले हम लोग बात करेंगे क्या क्या टॉपिक हमको पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक एक दूसरे से रिलेटेड हैं, क्या क्या हमारा इनका सिस्टम पढ़ने का रहेगा, कितने टाइप होंगे, सारी चीजों के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, देखो मेरे भाई अर्थमेटिक की शुरुआत हम लोग कर रहे हैं परसेंटेज से। ठीक है, दिस इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आप सब भाई जानते हो परसेंटेज और रेशियो दो टॉपिक ऐसे हैं जो अर्थमेटिक मैथ्स का बेस है। इन टॉपिक को हम लोग बहुत डिटेल में जानेंगे, थोड़ा लंबा भी चलेगा क्योंकि यहाँ पे अपने को बहुत छोटी छोटी बातें सीखने को मिलती हैं। ये भी हम लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है भाई, तो सुनो मेरी बात, हम बात करेंगे भाई परसेंटेज से हम लोग चीज़ों की शुरुआत करेंगे। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि परसेंटेज वाला जो हमारा टॉपिक होता है इसके ऊपर आने वाले 4 टॉपिक और हैं, यानी कि टोटल 5 टॉपिक हमारे परसेंटेज के होते हैं। टोटल 5 टॉपिक हमारे परसेंटेज के होते हैं। ठीक है, मैं आपको ये बताना चाहूंगा टोटल 5 टॉपिक हमारे परसेंटेज के होते हैं। कौन कौन से होंगे मैं आपको सब समझाता हूं अभी। प्रतिशत आपने जाना, प्रतिशत के बारे में जाना, सारी चीजों को बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करेंगे। भाई प्रतिशत होता क्या है, कैसे प्रतिशत को भिन्न में बदला जाता है, भिन्न को प्रतिशत में बदला जाता है, इस पैटर्न पे कितने सवाल बनेंगे, फिर प्रतिशत में आने वाले टाइप, बहुत सारे टाइप हमारे यहाँ पे बनेंगे। ठीक है मेरे भाई, बात करेंगे दोस्तों लाभ और हानि की। प्रॉफिट एंड लॉस जो हमारा होता है, आप सब भाई बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, लाभ हानि भी परसेंटेज में ही होता है। कितना प्रॉफिट हुआ? 20% का प्रॉफिट हुआ, 15% का लॉस हुआ। भाई परसेंटेज में चल रहा है कि नहीं चल रहा मामला? तो यहाँ पे भी अपना परसेंटेज ही काम आएगा। बात करते हैं डिस्काउंट। देखो दोस्त ध्यान दोगे, जो ये छूट होता है ये लाभ हानि का ही एक पार्ट होता है, पर अपन इसको ना अलग से जानेंगे। डिस्काउंट के बारे में हम लोग अलग से जानेंगे। क्यों? क्योंकि देखो उससे हमारा कंसेप्ट थोड़ा ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। होता क्या है कि कुछ लोग लाभ हानि में ही छूट वाले सवाल भी कराते हैं, मिक्स सवाल कराते हैं, बट ऐसा नहीं है। अपन दोनों चीजों को अलग अलग जानेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस के बहुत सारे क्वेश्चन करने के बाद फिर अपन डिस्काउंट को अलग से ही पढ़ेंगे, अलग से ही इसके बारे में जानेंगे कि भाई ये डिस्काउंट है, हालांकि होता लाभ हानि का ही एक पार्ट है, लेकिन हम इसको अलग से जानेंगे। आप जानते हो डिस्काउंट भी परसेंटेज में ही होता है। 20% ऑफ चल रहा है, 50% ऑफ चल रहा है, फ्लैट 20% ऑफ है। आप जानते हो इस तरीके से चीजें आपके सामने आती हैं। आप अपनी डेली रूटीन लाइफ में देखते हो। देखो मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि हमारा जो ये अर्थमेटिक मैथ्स है, अंक गणित है, हमारा जो ये अर्थमेटिक मैथ्स है, अर्थमेटिक मैथ्स ये अपना डेली रूटीन की डेली लाइफ है ना, जो डेली लाइफ, उसमें जो हमारी रूटीन होता है, डेली लाइफ में जो हमारा रूटीन होता है,
उसी पे बेस्ड है सारा का सारा। डेली लाइफ में जो हमारा रूटीन होता है, डेली लाइफ रूटीन। तो मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, ये एक्चुअल में हमारा मैथ्स है ही नहीं। डेली लाइफ रूटीन जो होता है हमारा, मैं ये कहता हूँ एक्चुअल में ही हमारा मैथ्स है ही नहीं। ये तो हमारी डेली लाइफ की रूटीन है मेरे भाई, डेली लाइफ की रूटीन है। ये मैथ्स थोड़ी पढ़ते हैं हम लोग यार, कब प्रॉफिट होगा, कब लॉस होगा, क्या डिस्काउंट है, कितना ब्याज है, क्या औसत है, क्या रेशियो है, क्या आयु है, क्या साझा है। ये चीजें तो हम अपने दैनिक जीवन में रोजाना देखते हैं, बस हम सोचते नहीं है उन चीजों को। समय काम क्या होता है, रेलगाड़ी नाव धारा वाले सवाल, समय चाल दूरी वाले सवाल, हम बस सोचते नहीं है, बट उन चीजों को अपन अपनी डेली लाइफ में करते हैं। ये सारी चीजें वही हैं जो हमारे डेली लाइफ में काम आती हैं। तो आपको उस तरीके से सोचना है, चीजों को उस तरीके से सोचना है कि ये कोई नई चीज नहीं है, इन चीजों को हम लोग जानते हैं, ये कोई नई चीज थोड़ी है, उस बारे में हमें काम करना है। देखो मेरे भाई, उसके बाद अपन बात करते हैं ब्याज वाला। ब्याज हमारे पास दो प्रकार के होते हैं, साधारण ब्याज एक सिंपल इंटरेस्ट होता है, एक चक्रवर्ती ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। आप जानते हो जो ब्याज की बात आती है ना, तो ब्याज में जो मेन चीज होती है वो होती है रेट, दर। ठीक है, ब्याज में जो मेन चीज होती है वो होती है दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, अब आप जानते हो दर भी प्रतिशत में होती है, आप इस बात को अच्छे तरीके से समझते हो भाई। दर 20% है, 12% है, 5% है, इस तरीके से तो होता है। 5% वार्षिक हो गया, 4% वार्षिक हो गया, पर एनम के हिसाब से होता है, ईयरली होता है। ठीक है, अब मुझे बताओ, ये भी अपना परसेंटेज का ही चैप्टर हो गया। इसी प्रकार इसी का एक भाई हमारे पास होगा, कौन सा ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज। अब चक्रवर्ती ब्याज में भी जो सारा का सारा रोल होता है वो दर का होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट का होता है। ठीक है भाई, रेट का होता है। आप सभी भाई जानते हो रेट किस में होता है, परसेंटेज में होता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, ये शुरुआत के 5 टॉपिक हमारे जो हो गए, ये जो शुरुआत के 5 टॉपिक हमारे हो गए, कौन कौन से टॉपिक हो गए मेरे भाइयों, प्रतिशत हो गया, लाभ हानि हो गया, छूट या बट्टा इसको बोल सकते हो, साधारण ब्याज हो गया, और एक 5वां टॉपिक हमारा ये जो चक्रवर्ती ब्याज है। ये पांचों के पांचों टॉपिक परसेंटेज है, ये पूरा परसेंटेज है, कोई चेंज नहीं होगा। बस थोड़ा सा थोड़ा हम लोग लैंग्वेज के बारे में बात करेंगे, लैंग्वेज का फर्क आएगा। लाभ हानि में थोड़ी भाषा अलग आएगी, ब्याज में थोड़ी भाषा अलग आएगी, डिस्काउंट वाले चैप्टर में थोड़ी भाषा अलग आएगी, बस इतनी सी बात है। चीजें परसेंटेज से ही रिलेटेड होती हैं, कुछ भी नया इसमें नहीं है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ऑल क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे ही हमारा परसेंटेज वाला चैप्टर पूरा होता है, आगे हमारी जो कहानी आती है ना, वो आ जाती है रेशियो की, अनुपात। रेशियो यानी अनुपात। ठीक है, जैसे ही हमारा परसेंटेज की कहानी पूरी होता है, अगली कहानी हमारी शुरू होती है मेरे भाइयों अनुपात वाली। जैसा परसेंटेज एक अकेला टॉपिक नहीं है ना, इसी प्रकार रेशियो भी एक अकेला टॉपिक नहीं है। अगर किसी एग्जाम में आपके सिलेबस में ये लिखा हुआ है अनुपात, रेशियो, तो आप समझ जाना कि आपको 4-5 टॉपिक पढ़ने हैं। कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं? रेशियो में आप मिक्सचर एंड एलिगेशन के बारे में बात करोगे। भाई मिक्सचर तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, साथ में यहाँ पे हम एलिगेशन वाली अप्रोच जानेंगे। अब जैसे भाई सुनो मेरी बात, आपने टॉपिक जाना, टॉपिक कौन सा जाना, अनुपात और समानुपात। अनुपात समानुपात के बारे में हम लोगों ने बात की, बहुत प्रकार के सवाल हमारे पास यहाँ पे बनते हैं, आप जानते हो। अर्थमेटिक मैथ्स बेस, अर्थमेटिक मैथ्स जो होता है इसका बेस जो होता है ना, 2 ही टॉपिक हैं, एक तो प्रतिशत वाला हो गया, एक अनुपात वाला हो गया। अनुपात का हम बहुत ज्यादा यूज करने वाले हैं। अनुपात हमारा जो होगा, हम सवालों में कोई सूत्र थोड़े लगाएंगे। अब इस स्टैंडर्ड पे आके हम सूत्रों के बारे में बात थोड़े ना करेंगे, सूत्रों के बारे में हम बिल्कुल बात नहीं करेंगे, कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे, बेसिक के बारे में बात करेंगे और रेशियो के बारे में बात करेंगे। बहुत बड़े बड़े सवालों को हम रेशियो से बहुत आसान बना सकते हैं, 1 से 2 लाइन में हम इनका आंसर ला सकते हैं। बहुत बड़े बड़े सवालों को, इस बारे में हम लोग बात करेंगे। मेरे भाई बात सुनो, ये जो हमारा टॉपिक होता है मिक्सचर एंड एलिगेशन, मिश्रण वाला जो टॉपिक है, जैसा कि नाम से ही आपको स्पष्ट हो रहा है, क्या लिखा हुआ है, मिश्रण। मिश्रण हमारे सामने लिखा हुआ है, ये खुद कोई टॉपिक नहीं होता, मिश्रण वाला खुद कोई टॉपिक नहीं होता। एक्चुअल में इसमें हमें बहुत सारे टॉपिक पढ़ने होते हैं। मिश्रण में परसेंटेज का सवाल आएगा, लाभ हानि का सवाल आएगा, साधारण ब्याज का सवाल आएगा, अनुपात समानुपात का सवाल आएगा, औसत का सवाल आएगा, समय चाल दूरी का सवाल आएगा। इसमें तो सारे सवाल मिक्स होते हैं। फिर कहोगे सर ये अलग से पढ़ने की क्यों जरूरत है? एक्चुअल में क्या होता है कि प्रतिशत हो गया, लाभ हानि हो गया, साधारण ब्याज हो गए, जो टॉपिक मैंने अभी आपको बताए, इन टॉपिकों में कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनका सॉल्यूशन बेसिक से बड़ा होता है। अगर हम बेसिक से बात करें, क्वेश्चंस के सॉल्यूशन की अगर अपन बेसिक से बात करें तो वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। मिक्सचर एंड एलिगेशन ये एक टॉपिक नहीं है दोस्त, ये एक अप्रोच है, ये एक अप्रोच है। अप्रोच क्या है?
बड़े बड़े क्वेश्चंस को इजी बनाने की, दिस इज ए अप्रोच। ठीक है, बहुत बड़े बड़े सवालों को हम आसान बना सकते हैं रेशियो की हेल्प से, मिक्सचर एंड एलिगेशन वाले कॉन्सेप्ट से। ये एलिगेशन वाला जो कॉन्सेप्ट होता है हमारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट और जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। बहुत बड़े बड़े सवालों को हम एक एक लाइन में हल कर सकते हैं, पलक झपकते ही आंसर आ जाता है। जिस सवाल को आप बेसिक से करने का प्रयास करोगे, आपको समय लग रहा है 1 से 1.5 मिनट, अब कॉम्पिटिशन एग्जाम में इतना टाइम कहाँ होता है। उसी सवाल को मिक्सचर एंड एलिगेशन की अप्रोच लगा के हम 10 सेकंड में भी कर सकते हैं। किसी भी कंपटीशन का जो स्तर होता है वो इस तरीके से बनाया जाता है, इजी क्वेश्चंस आते हैं, मॉडरेट क्वेश्चंस आते हैं, हार्ड लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। इजी क्वेश्चंस हम मान लो आप 15 सेकंड में कर रहे हो आज की क्लास में, आज की तारीख में, उसको 10 सेकंड पे लाना है। मॉडरेट क्वेश्चन आप 30 सेकंड में कर रहे हो, 20 सेकंड पे लाना है। इजी क्वेश्चनों में हमें समय बचाना सीखना है कि इसको और ज्यादा जल्दी कैसे किया जा सकता है, ताकि हम हमारा वो टाइम हार्ड क्वेश्चन को दे सकें। उसको भी तो मैनेज करना है। ऐसा भी तो क्वेश्चन एग्जाम में आएगा जिसमें 2 मिनट लगेंगे, आएगा। बहुत तगड़ा क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है, बहुत लेवल का क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है, इजी क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है। तो हम लोगों को ये सारी चीजें सीखनी है कि यार इजी क्वेश्चन में तो टाइम कैसे बचाया जा सकता है, और वो टाइम शिफ्ट करना है अपने हार्ड क्वेश्चन में। हार्ड क्वेश्चन को कैसे जल्दी किया जाएगा, तो तब जाके हमारा पूरा का पूरा टाइम मैनेज होता है। ठीक है, चलो भाई, इसके बाद हम लोग बात करते हैं दोस्त एज, आयु वाला जो हमारा टॉपिक होता है। मैं आपको बताना चाहूंगा ये टॉपिक भी रेशियो पे डिपेंड करता है। आपके पास आएगा पिता और पुत्र हैं, फादर और सन हैं, उनकी जो एज है उनका रेशियो आपको दे देगा। मान लो 7:2 है, अनुपात दे दिया। पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 7:2 है। 5 साल बाद ये अनुपात 3:1 हो गया। इस प्रकार से आपके पास बहुत सारी चीजें आएंगी। तो मोस्टली जो एज का कॉन्सेप्ट है ना, वो डिपेंड करता है किस पे मेरे भाइयों, वो डिपेंड करता है हमारा रेशियो पे। मोस्टली जो हमारा एज का कॉन्सेप्ट होता है अनुपात पे डिपेंड करता है। तो मैंने आपको बताया जिस तरीके से प्रतिशत में हम लोगों ने कितने टाइप पढ़े, 5 प्रतिशत, लाभ हानि, बट्टा, साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज। इस प्रकार हम आयु जो हमारा रेशियो हमारा जो चैप्टर है, इसमें हम लोग 4 चीजें पढ़ेंगे, अनुपात, समानुपात, मिश्रण, आयु, और एक अगला जो अपना चैप्टर है यहाँ पे, वो हम लोग बात करेंगे पार्टनरशिप, साझेदारी की। यहाँ भी क्या होता है दोस्तों, 2 लोगों के पूंजी के अनुपात के बारे में बात करता है, लाभ के अनुपात के बारे में बात करता है। 2 लोग मिलकर कुछ पैसा लगाते हैं, किसने कितना लगाया, किसको कितना फायदा हुआ, वो सारी चीजें डिपेंड करती हैं दोस्त रेशियो पे, अनुपात पे, समानुपात पे। तो यहाँ पे भी अपन अनुपात वाली चीज डिस्कस करने वाले हैं। तो मैंने आपको बताया कि 5 टॉपिक परसेंटेज के हो गए, 4 टॉपिक रेशियो के हो गए। अब यहां से आगे की जो चीजें हैं वो थोड़ी अलग अलग होंगी। देखो ध्यान दो, जैसे एक अपना बहुत आसान सा टॉपिक होता है औसत, एवरेज, बहुत आसान होता है, लेकिन किसी भी कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से सबसे इंपॉर्टेंट भी होता है, और इसमें बहुत अच्छे अच्छे सवाल भी पूछे जाते हैं। ये किसी टॉपिक से रिलेटेड नहीं होता है, इसकी अपनी एक अलग ही दुनिया होती है, लेकिन ये काम बहुत आता है, हर टॉपिक में काम आता है, परसेंटेज में भी काम आ जाता है। ये कह देगा 2 लोगों को लाभ हो रहा है, इनके लाभ का औसत बताओ, ब्याज मिल रहा है, टोटल ब्याज का औसत बताओ, ये पूछा जा सकता है। प्रतिशत में कई चीजों का औसत निकलवा लेता है वो। अनुपात समानुपात में तीनों लोगों की आय का औसत बताओ। तो ये काम हर जगह आता है, औसत वाला जो टॉपिक है। ठीक है, इसके बाद 2 अपने बिल्कुल अलग टॉपिक, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड होंगे कंप्लीट तरीके से। टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टम, समय और काम, और नल और टंकी, दोनों एक ही चीज है, अलग अलग बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे हम लोग सीखते हैं कि 2 लोग मिलकर काम को कितने समय में कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग सीखते हैं कि 2 नल मिलकर टंकी को कितने समय में भर रहे हैं। कभी कोई आदमी चला जाएगा काम छोड़ के, कभी कोई नल बंद कर दिया जाएगा। चीजें सेम है, दोनों टॉपिकों की सेम अप्रोच रहेगी। ठीक है, बहुत प्रकार के सवाल बनते हैं, कभी कोई व्यक्ति काम छोड़ के चला जाता है, कभी कोई बीच में आ जाता है, महिलाएं पुरुष बच्चे काम कर रहे होते हैं। यहाँ पे नल और टंकी की बात करते हैं, टंकी में भरने वाला नल लगा होता है, खाली करने वाला नल लगा होता है, कुछ भर रहे होते हैं, कुछ खाली कर रहे होते हैं, कितने समय में टंकी भर जाएगी, कब खाली हो जाएगी, इस प्रकार के क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे बनते हैं। तो ये दोनों टॉपिक एक जैसे हैं, 5 टॉपिक एक जैसे आए, 4 टॉपिक एक जैसे आए, 2 टॉपिक एक जैसे आए। आगे अपना ये जो टॉपिक है महत्वपूर्ण टॉपिक, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस जो हो गया, समय चाल दूरी वाला हो गया हमारा। मेरे भाई ये 3 टॉपिकों को लेके चलता है हमारा। जो अप्रोच हम टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में लगाएंगे वही ट्रेन में लगाएंगे। ठीक है मेरे भाई, वही हम लोग लगाएंगे बोट एंड स्ट्रीम में, सब वही है। समय चाल दूरी वही रेलगाड़ी में काम आता है, वही नावधारा में काम आता है। रेलगाड़ी की भी चाल पूछ लेगा, लंबाई पूछ लेगा, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचने का समय पूछ लेगा, एक दूसरे को क्रॉस करने का समय पूछ लेगा। नावधारा में भी यही होता है, नाव की चाल पूछ लेगा, धारा की चाल पूछ लेगा, समय पूछ लेगा। तो जहां बात आए ना समय चाल दूरी की, कंसेप्ट कौन सा काम आएगा, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस वाला।
इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और अपना बहुत मेजर टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक, शानदार जबरदस्त टॉपिक, किसी भी एग्जाम की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक हम अगर बात करें तो होता है मेरे भाइयों नंबर सिस्टम। संख्या पद्धति वाला जो हमारा ये टॉपिक होता है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हम लोग बहुत छोटी छोटी बातों से शुरुआत करके सबसे पहले बिल्कुल छोटी बातों के बारे में जानते हैं, संख्याओं के बारे में जानते हैं, संख्याओं के प्रकार के बारे में जानते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। उसके बाद इसमें छोटे छोटे बहुत सारे टाइप बनते हैं। भाजकता के नियम का सवाल आएगा, इकाई के अंक का सवाल आएगा, शेषफल प्रमेय का सवाल आएगा, गुणनखंड का सवाल आएगा। ऐसे छोटे छोटे इसमें कई सारे हमारे टाइप बनेंगे, उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। नंबर सिस्टम के जस्ट बाद, क्योंकि ये रिलेटेड होता है सिंप्लीफिकेशन से, तो हम लोग बात किसकी करेंगे मेरे भाई, सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण। अब सरलीकरण में ना आपको बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे हम लोग। जैसे इसी में हम लोग बात करेंगे वर्ग वर्गमूल, स्क्वायर स्क्वायर रूट, वर्ग वर्गमूल, ठीक है, घन घनमूल यानी क्यूब और क्यूब रूट्स, ठीक है, घन और घनमूल, क्यूब और क्यूब रूट्स के बारे में बात करेंगे। अच्छा, इसके अलावा जैसे इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है अपना ये जो वी बोर्ड मास का रूल होता है। बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम, मैं तो कहता हूं ऐसा कोई भी कंपटीशन एग्जाम ऐसा नहीं है जिसमें वी बोर्ड मास के नियम से कोई क्वेश्चन ना आता हो। ये जो जोड़ने घटाने वाले सवाल आते हैं ना, इनकी बात मैं कर रहा हूं, और एग्जाम में होते नहीं है ये, क्योंकि सवाल आता है लॉजिकली, ट्रिकी क्वेश्चन आता है, अपन समझ नहीं पाते हैं, एग्जाम में प्रेशर होता है, जल्दबाजी के चक्कर में गुणा भागी गलत कराते हैं। मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे सवाल आए हुए हैं और आपको भी पता लगेगा, देखते ही पहली नजर में आप उस सवाल का उत्तर गलत बताओगे, बट वो ऐसा नहीं होगा, उसका आंसर कुछ और ही तरीके से होगा। तो इसके बारे में बात करेंगे ना, बहुत सारी चीजों को सरल करना हम लोग सीखेंगे। वर्ग वर्गमूल घन घनमूल से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं होती हैं उनके बारे में जानेंगे। इनके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं, ये मत समझना सिर्फ वर्ग 17 का वर्ग सीखना है, ऐसा नहीं है, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न बनते हैं इनके ऊपर, ठीक है। उसके बाद अपन बात करेंगे घात घातांक और करनी होते हैं, पावर इंडाइसेज एंड सेट्स का हमारा जो चैप्टर है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये भी सिंप्लीफिकेशन से ही रिलेटेड होता है। तो नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, पावर वाला ये जो घात घातांक करने वाला है, और ये एलसीएम एचसीएफ वाला टॉपिक जो होता है, इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो ये भी अपना कैलकुलेशन से रिलेटेड ही टॉपिक है मेरे बच्चों। आप अगर इसको गौर से देखोगे तो आपको पता लगेगा कि ये कोई अलग से टॉपिक है ही नहीं, दिस इज नथिंग बट ओनली सिंप्लीफिकेशन, एलसीएम एचसीएफ, सिंप्लीफिकेशन। ये अपना क्या होता है, सिंप्लीफिकेशन, यानी सरलीकरण वाला ही एक छोटा सा चैप्टर हमारा ये होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे अच्छे सवाल इससे पूछे जाते हैं। और एक हम बात करेंगे दोस्त, सबसे इंपॉर्टेंट चीज की अगर मैं बात करता हूं तो कैलकुलेशन बूस्टर क्लास, ये आपको अपने कोर्स में मिलेगी। कैसे हम अपनी कैलकुलेशन की स्पीड बढ़ा सकते हैं, क्योंकि देखो अपना जो सबसे आजकल पॉइंट है ना, मुद्दा है ना, वो दोस्तों स्पीड है। आप लोग क्वेश्चन तो कर पाते हो, लेकिन मेन बात यह है कि आप स्पीडली क्वेश्चन को नहीं कर पा रहे हो, आप टाइमली नहीं कर पा रहे हो, आप कम समय में नहीं कर पा रहे हो। ये आपके साथ नहीं है, सभी के साथ प्रॉब्लम है। तो इसको हम सीखेंगे कि किस तरीके से सवालों में हम लोग समय बचा सकते हैं, कैसे हमारा टाइम बचेगा, इन चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और कैलकुलेशन में क्या क्या चीज़ें सीखी जाएंगी वो तो आपको पता चलेगा जब मैं आप ये क्लास बताऊंगा। जैसे यहाँ पे हम लोग यूनिट डिजिट वाला कंसेप्ट सीखेंगे कि भाई बहुत सारे सवालों में इकाई के अंक से हमारे सवालों का उत्तर आ जाता है। इसके अलावा अगर हम लोग आगे बात करें, एक हमारा डिजिटल सम हम लोग सीखेंगे। यहाँ पे डिजिटल सम कह लो या डिजिट सम कॉन्सेप्ट कह लो, अंकों का योग वाला, ये बहुत शानदार जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। बहुत बड़े बड़े गुणा, बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशन को हम सेकंडों में कर सकते हैं, ओनली सेकंडों में कर सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट हम लोग जानेंगे, यहाँ पे डिजिट सम के बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे, ठीक है मेरे भाई। तो ये आपका अर्थमेटिक मैथ्स का कंप्लीट सिलेबस था जिसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपके सामने। इसके अलावा सेकंड जो हमारा मैथ्स का पोर्शन होता है मेरे भाई, वो होता है हमारा एडवांस मैथ्स वाला। एडवांस मैथ्स में क्या क्या हम लोगों को पढ़ना है, सुनो, उससे भी ज्यादा आपको इस कोर्स में मिलेगा। बहुत ज्यादा चीजें आप लोगों को एक कोर्स में मिलने वाली है। क्या क्या मिलने वाला है, सबसे पहले अगर मैं बात करूं ट्रिग्नोमेट्री, अपना ये एडवांस मैथ्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। अब होता क्या है, बचपन में हम लोगों ने जब पढ़ा साइन थीटा कोस थीटा, तो इनके नाम से भी भय लगता था। साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा, कितने बुरे हमको लगते थे। क्यों लगते थे, क्योंकि शिक्षक ने उस तरीके से सिखाया नहीं जिस तरीके से सीखना चाहिए था। एडवांस मैथ पूरी की पूरी लॉजिक के ऊपर डिपेंड करती है, हर चीज का लॉजिक है। आज आप पढ़ रहे हो कि भाई कोई भी त्रिभुज है, त्रिभुज के तीनों कोणों का, सारे जो एंगल्स होते हैं, तीनों जो एंगल्स होते हैं, इनका जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। क्या कभी जानने की कोशिश की हमने कि 180 क्यों होता है? ये हमने नहीं सीखा। अब यहीं से हमने जब शुरुआत से ही चीजों को नहीं सीखा तो आगे तो चीजें कठिन लगेंगी।
भाई 180 होता है, क्यों नहीं सीखा कि 170 क्यों नहीं हो सकता, क्यों नहीं सीखा? इन चीजों के बारे में बात करना है। ये छोटी छोटी चीजें, महज ये छोटी चीजें हैं, लेकिन हमारा इंटरेस्ट तो यही पैदा करेंगी। आज आप पढ़ते हो, आपने बचपन में पढ़ा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू 1 होती है। आपने रट्टा मार लिया, लेकिन क्या जानने की कोशिश की 1 क्यों होती है? हम लोग पढ़ते हैं टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कोस थीटा होता है। आप लोगों ने जाना टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कोस थीटा होता है। क्या आपने जानने की कोशिश की ऐसा ही क्यों होता है? कोस थीटा बटे सेक थीटा क्यों नहीं होता? प्रॉपर लॉजिक, मैं आपको बता रहा हूं, हर चीज लॉजिकली होती है। इतना मजा आप लोगों को आने वाला है, मैं आपसे ये वादा कर रहा हूं, दावा कर रहा हूं, मैं तो 100% कह रहा हूं, इतना मजा आपको पहले गणित पढ़ने में कभी नहीं आया होगा जितना आपको अब आने वाला है। बहुत मजा आएगा। आप जब क्लास देखोगे ना, मतलब फालतू की बातें अपने क्लास में नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं, ओनली पढ़ाई की बात होगी अपनी क्लास में। मुद्दे की बात यह है, क्लास देखोगे ना, आपको ये पता नहीं लगेगा यार 60 मिनट कब हो गए, ये 1 घंटे की क्लास हमारी कब हो गई, एहसास तक आपको नहीं होने दूंगा मैं। हर मिनट हर सेकंड आपको सीखने को मिलेगा कुछ ना कुछ। हर मिनट में नई चीज सिखाऊंगा मैं आप लोगों को, इतना मजा आपको आने वाला है मेरे दोस्त। चलिए देखो, मैं बात कर रहा हूं हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी वाली, जो होता है ना उन्नयन कोण, अवनमन कोण, मीनार की ऊंचाई वाला, ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री से ही रिलेटेड एक टॉपिक होता है, अलग से टॉपिक नहीं होता है। ट्रिग्नोमेट्री को अच्छे से पढ़ेंगे, इसी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज आएगा। 15 मिनट का टॉपिक है ये, इसके सैकड़ों क्वेश्चन मैं 15 मिनट के कंसेप्ट आपको सिखा के करा सकता हूं। कितना भी तगड़ा सवाल क्यों ना हो, लेवल से लेवल, कठिन से कठिन सवाल मैं आपको बता दूंगा। ये कहानी मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं। देखो मेरे भाई, एक इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है हमारे मैथ्स में, एलजेब्रा। मैं इसको इंपॉर्टेंट क्यों नाम दे रहा हूं, क्योंकि सुनो, एलजेब्रा जो होता है ना, ये पूरा का पूरा सिंप्लीफिकेशन है। एक तरीके से मैं ये कह सकता हूं, ये सरलीकरण है। एलजेब्रा से हम बहुत बड़ी बड़ी चीजों को आसान बना सकते हैं, बहुत बड़ी बड़ी चीजों को। तो ये पूरा का पूरा चैप्टर जो होता है, अब यहाँ पे आपको एक्स वाई जेड के बारे में पढ़ना है। एलजेब्रा आती है दिमाग में, एक्स वाई जेड आता है। अरे मेरे भाई वो बात तो ठीक है, लेकिन अपन उन चीजों को एक्स वाई जेड के रूप में रखें जरूरी भी नहीं है, ये आपको पता लगेगा अब। कितना ही बड़ा सवाल आ जाए, कितना ही बड़ा, उस सवाल को सेकंडों में किस तरीके से किया जा सकता है, ये मैं सिखाऊंगा आपको। बेसिक से जो सवाल करने में पूरा बोर्ड भर दिया आपने, उस सवाल को कंप्यूटर की स्क्रीन पे ही सोल्व कर लिया, खत्म। कंप्यूटर की स्क्रीन पे, कॉपी में आपने एक भी चीज लिखना भी जरूरी नहीं समझा, और वो सवाल खत्म। ऐसी अप्रोच मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूं। बात करेंगे दोस्त ज्योमेट्री की, ऐसे लॉजिक और कंसेप्ट आपको सिखाऊंगा। किसी चीज का बेसिक क्या होता है आपको एहसास होगा ज्योमेट्री में, जब मैं आपको बताऊंगा हर चीज को। ट्रायंगल क्या होता है, कैसे बनता है त्रिभुज, कब बन सकता है कब नहीं बन सकता, क्या क्या त्रिभुज में अप्रोच लगती है। पाइथागोरस पर में पढ़ते आ रहे हो बचपन से कि कर्ण का स्क्वायर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। भाई आपने सोचा पाइथागोरस भाई साहब कह गए ऐसा होता होगा? नहीं भाई, ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों होता है ये भी आपको सिखाऊंगा ज्योमेट्री में अप्रोच से। बहुत सारी चीजें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है मेरे भाई। ज्योमेट्री के बाद हमारा जो नेक्स्ट पोर्शन होता है वो होता है मेंसुरेशन। ज्योमेट्री पढ़ो और मेंसुरेशन पढ़ो, दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा रिलेटेड होते हैं। क्योंकि क्षेत्रफल, मेंसुरेशन की बात करेंगे, एरिया एंड वॉल्यूम भी इसको कह सकता हूं, क्षेत्रफल तथा आयतन, एरिया एंड वॉल्यूम, ठीक है भाई। या फिर हम इसको नाम देंगे हिंदी में क्षेत्रफल तथा आयतन, ठीक है। अब एक बात बताओ, ज्योमेट्री में तो हम क्या करते हैं कि जैसे अपना त्रिभुज है, चतुर्भुज है, वृत्त है, इनके बारे में जानते हैं, कोण और रेखाओं के बारे में जानते हैं। क्षेत्रफल आयतन में अपन आकृतियों का क्षेत्रफल, परिमाप, आयतन, इन चीजों के बारे में पढ़ते हैं दोनों अलग अलग, लेकिन चीजें वही आती हैं। त्रिभुज चतुर्भुज सारे यहीं आएंगे। जो चतुर्भुज ज्योमेट्री में पढ़ेंगे ना, वर्ग, आयत, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज, चतुर्भुज, वो चीजें यहां भी पढ़नी है मेरे भाई। उन चीजों को हम लोग यहाँ पे भी डिस्कस करने वाले हैं, सब चीजों को, ठीक है। लेकिन बात यह है, वहां पे चीजें कोण रेखाओं के बारे में बात होती है ज्योमेट्री में, यहाँ पे बात होती है क्षेत्रफल आयतन के बारे में, परिमाप के बारे में। इतनी सी बात है। बहुत ही अच्छा टॉपिक, शानदार टॉपिक, इंपॉर्टेंट होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। निर्देशांक ज्यामिति, बचपन में ग्राफ बनाना सीखा होगा, एक्स अक्ष होता है, वाई अक्ष होता है ना, इन चीजों के बारे में पढ़ेंगे, ये हम डिस्कस करेंगे मेरे भाइयों कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। बहुत प्यारा सा, सुंदर सा, गजब का टॉपिक है। इतना लेवल पढ़ाऊंगा, इतना लेवल पढ़ाऊंगा, आपको कहीं भी किसी भी किताब में इससे ज्यादा सवाल नहीं मिलेंगे जो मैं कराऊंगा। आप किसी भी सवाल को देख के, आपके अंदर मुझे तो कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है। मुद्दे की बात यह है, मैथ्स को लेके कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है,
ये मेरा टारगेट है। आपको मुझे ये बताना है कि मैथ्स इज ए वेरी वेरी इजी सब्जेक्ट, ये बहुत आसान सब्जेक्ट है, पर कैसे, वो मुझे आपको सिखाना है। बात करते हैं दोस्त स्टैटिक्स। स्टैटिक्स यानी सांख्यिकी की बात हम करें तो आजकल स्टैटिक्स का बहुत ज्यादा रोल हमारे पेपर में आने लग गया है मेरे भाइयों। स्टैटिक्स में हम लोग पढ़ते हैं मीन, मीडियन, मोड, ठीक है मेरे भाई, मीन डेविएशन या स्टैंडर्ड डेविएशन भी हम पढ़ते हैं। मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन भी होता है, ठीक है मेरे भाई। स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन मैं बताता हूं हिंदी में इनका मतलब क्या है। स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है मेरे भाई। हम बात करेंगे वेरिएंस के बारे में, ठीक है, वेरिएंस के बारे में, इनके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। और भी बताऊंगा आपको, देखो इनका हिंदी मीनिंग क्या है। जैसे भाई मीन, मीन का मतलब माध्य है, माध्य से रिलेटेड कुछ प्रश्न आते हैं। मीडियन होता है अपना माध्यिका, माध्यिका से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। मोड का मतलब होता है मेरे भाई बहुलक, ये आप जानते हो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन, इसका मतलब होता है माध्य विचलन और मानक विचलन, माध्य विचलन और मानक विचलन। बहुत आसान से टॉपिक है, मुझे तो ऐसी उम्मीद है कि 10वीं में इन्हीं को पढ़ के तो पास हुए थे। बहुत आसान सी चीज होती है, माध्य विचलन होता है, दूसरा अपने पास कौन सा आता है, मानक विचलन आ जाएगा इसमें, ठीक है भाई। वेरिएंस की बात करेंगे, रेंज की बात करेंगे मेरे भाई। वेरिएंस होता है प्रसरण अपना जो होता है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। रेंज, रेंज का मतलब किसी भी चीज से रिलेटेड एक सवाल आता है, रेंज जो किसी भी चीज की परास इसको कहा जा सकता है, परास से रिलेटेड हमारे पास प्रश्न आता है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा पोर्शन हम लोग डिस्कस करेंगे किसमें, स्टैटिक्स वाले मैथ्स में, ठीक है। ये कुछ चैप्टर रहेंगे, इनके अलावा भी आप लोगों को बताऊंगा, जैसे चतुर्थक विचलन होता है। अपन तो सारी चीजें डिस्कस कर लेंगे जितनी भी यहां से बन सकती हैं, सारी चीजें डिस्कस करेंगे कंप्लीट कोर्स में, ठीक है भाई। अब देखो इनके अलावा जो अपनी अलग लेवल की मैथ्स है, जो कुछ एग्जाम्स में पूछी जाती है, कुछ एग्जाम्स में नहीं पूछी जाती है, तो उससे रिलेटेड भी जितने टॉपिक बनते हैं वो मैं आपको कराऊंगा। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, द्विघात समीकरण वाला हो गया, कुछ एग्जाम्स में पूछा जाता है, कुछ में नहीं पूछा जाता है। इसका कुछ पोर्शन हम लोग एलजेब्रा में डिस्कस कर लेंगे, इसका कुछ पोर्शन हम लोग एलजेब्रा में डिस्कस करेंगे। जितना हमारे काम की चीजें है, जो वहां काम की चीज है वो वहां पे डिस्कस करेंगे। अलग से इसके कितने अच्छे सवाल बन सकते हैं उनके बारे में अलग से डिस्कस करेंगे। और देखो ये जो टेक्निकल मैथ्स होता है, थोड़ा सा इसका अलग से पोर्शन पूछा जाने लग गया एग्जाम में। प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता, 10th क्लास में आप लोगों ने पढ़ी होगी, या जैसे बाद में सिलेबस में इसको 11th 12th में कर दिया गया, पर इसके क्वेश्चन आने लग गए। अब हमारे पास जो इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, उनका जो लेवल होता है वो इजी टू मॉडरेट होता है, इजी टू मॉडरेट होता है, मतलब बहुत ज्यादा हार्ड लेवल के क्वेश्चंस आप लोगों से नहीं पूछे जाते हैं। बट अपन फिर भी, मैंने आपको एक चीज शुरुआत में बताई है कि भाई बेसिक टू एडवांस लेवल पढ़ेंगे चीजों को, तो कोई भी लेवल आ जाए अपने को उसका कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जाए उसका कोई फर्क हमें नहीं पड़ना चाहिए, तो उस हिसाब से लेकर अपन चीजों को चलेंगे, ठीक है। लेवल का बिल्कुल इशू नहीं होगा, ये आप बिल्कुल फिक्र ना करें। नेक्स्ट परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन की अपन बात करते हैं, क्रमचय संचय। बहुत बड़ी बड़ी चीजें ऐसी होती हैं जिनको अगर अपन बेसिक से सोल्व करें तो बहुत टफ हो जाती हैं। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जो होता है ये भी एक अप्रोच है, ये भी एक अप्रोच है बहुत सारी चीजों को आसान बनाने की, एक अप्रोच है। इसके बारे में जानेंगे, कुछ चीजों के, कुछ लोगों के लिए ये चीज नहीं है क्योंकि पहले कभी ध्यान नहीं दिया था, बट ये उतना ही आसान है। एक मैथ्स में हमारा बच जाता है लोगरिथम, लघुगणक। ये पुराने जमाने का कैलकुलेटर है, पुराने जमाने में कैलकुलेटर तो होता नहीं था, ठीक है। तो कुछ साइंटिस्ट ने मिलके एक सारणी बनाई जिसको हम लोग लघुगणक सारणी या लोगरिथम टेबल कहते हैं। तो उस सारणी के माध्यम से बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस को आसान बनाने लगे हम लोग। तो पहले जब कैलकुलेटर नहीं होता था तब कैलकुलेशन कैसे की जाती थी, लोग की सहायता से। मान लो आपको ज्ञात करना है 5 की घात 75 का मान क्या होगा, तो ये मुमकिन नहीं है। आज भी आप अगर कैलकुलेटर से भी करते हो ना तो भी इसमें बहुत ज्यादा समस्या है, लेकिन वही अगर इसको आप लघुगणक सारणी से करते हो ना तो ये सवाल मुश्किल से 10 सेकंड का है। तो ये कुछ चीजों को तो कैलकुलेटर से भी आसान बना देता है। कुछ कंपटीशन एग्जाम्स में इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहले ये 10th तक ही होता था, बट अब इसको 11th 12th में डाल दिया गया है। और किसी भी कंपटीशन एग्जाम में जो मैथ्स पूछी जाती है वो 11th 12th की नहीं पूछी जाती है, उसका स्टैंडर्ड हमेशा 10th होता है। किसी भी कंपटीशन एग्जाम का 10th स्टैंडर्ड इसलिए भी होता है क्योंकि
इसके बाद आप जानते हो सिलेबस चेंज हो जाता है, कुछ स्टूडेंट आर्ट्स में चले जाते हैं, कुछ कॉमर्स में चले जाते हैं, कुछ बायो में, कुछ मैथ्स में। तो जो 11th-12th का मैथ्स है वो आर्ट्स वाले स्टूडेंट को कैसे आएगा? इसलिए कंपटीशन एग्जाम में हमेशा देखो, किसी भी कंपटीशन एग्जाम का जो सिलेबस होता है वो 10वीं स्तरीय होता है। आपसे साइंस पूछा जाएगा, जीके पूछा जाएगा, चाहे कुछ भी पूछा जाए वो 10वीं स्तर का ही पूछा जाता है। बट ये है कि चीज़ों को थोड़ा लेवल से पूछा जाता है। किसी कंपटीशन एग्जाम का लेवल ग्रेजुएशन लेवल है, उसमें ज़्यादा अच्छी चीज़ें पूछी जाएंगी। 12th लेवल है, थोड़ी कम अच्छी चीज़ें पूछ ली जाती हैं। 10th लेवल है, थोड़ा कम लेवल के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। बस ऐसा चलता है, बाकी चीज़ें 10वीं तक की पूछी जाती हैं। तो ये मैंने आप लोगों के सामने जो डिस्कस किया है, हमारे मैथ्स का कंप्लीट कोर्स रहेगा ये कोर्स। इस कोर्स में आप लोगों को मैं रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच दूंगा, किस तरीके से हम लोग कम समय में अच्छी चीज़ों को सीख सकते हैं। बहुत ज़्यादा क्लासेज आप लोगों को मिलने वाली हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लासेज मिलने वाली हैं। लगभग 350 से 400 घंटे की मैथ्स में आप लोगों को कवर करवाऊंगा। मतलब किसी भी टॉपिक में मैक्सिमम क्वेश्चंस हम लोग लेके चलेंगे, और हमारी कोशिश ये रहेगी कि भाई इससे बाहर कभी भी आपको किसी कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन देखने को ना मिले। हाँ, डाटा चेंज हो जाता है, संख्या चेंज हो जाती है, वो एक अलग चीज है, पर हम जितने भी टाइप कवर करेंगे उन टाइप से अलावा कुछ भी हम लोगों को एग्जाम में देखने को ना मिले। एग्जाम में देख के मजा आए, क्वेश्चन को पढ़ के लगे कि हाँ हमें ये आता है, हम इसको कर सकते हैं, कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है। तो वो सारी चीज़ें रहेंगी। ये अपना कोर्स रहेगा कंप्लीट। ये सिलेबस के बारे में चर्चा थी हमारी। कल से हम लोग रेगुलर अपनी क्लासेज स्टार्ट कर देंगे, तो क्लासेज आपको लोगों को मिलती ही रहेंगी। पीडीएफ, डीपीपी, जैसा कि मैं आपको शुरुआत में चीज़ों को बता चुका हूँ, वो सारी चीज़ें आपको रेगुलर मिलेगी। बेस्ट कंटेंट आपको प्रोवाइड कराएंगे, ये हमारा वादा है। चलिए दोस्त, ये आपके सिलेबस के बारे में चर्चा थी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।